कैसे हैं दोस्तों, आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों, ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल रही है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अपनी मेहनत में रंग लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप MCQ क्वेश्चन या अच्छे से किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है आपकी सुविधाओं के लिए। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कि बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना न भूलें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपना लक्ष्य जल्द से हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों से संबंधित है। बस मैं प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि ये जो 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथन में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। पहला जो कथन है वो है उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। दूसरा है वह विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है वह क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट से प्रश्न को देखिए, ऑप्शन को देखिए, कथन को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा कथन सही है जो एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों में के बारे में है। तो दोस्तों उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है, ये कथन सही है। और विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी कथन सही है। अगला कथन है वह क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं, ये तीनों ही सही हैं। तो जब तीनों सही हैं तो ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा है कि पीड़कों और कीटकों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए विभिन्न पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में इन चारों में से कौन सम्मिलित है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास ये भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा पीड़कों और कीटकों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए विभिन्न पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। ये सभी शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारत में प्रयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन अच्छा धन के लिए न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है। फटाफट से उत्तर दीजिए। वन अच्छा धन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है। दोस्तों वन अच्छा लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन आच्छादन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन आच्छादन। इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों भारत में प्रयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए
वन आच्छादन के लिए न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 33%, सी ऑप्शन है 43% और डी ऑप्शन है 53%। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। तो कितना होना चाहिए? 33%। तो बी पे दे रहा है, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है आधा, सी ऑप्शन है 5वां और डी ऑप्शन है 1/3। अभी इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया प्यारे दोस्तों कि भारत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो वन आच्छादन करने की यानी वन रखने का जो लक्ष्य रखा गया वो 1/3 भाग पर है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनना है। पहला दे रहा है कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसमें से कौन सा कथन सही है? आपको उसका उत्तर देना है कूट की सहायता से। तो प्यारे दोस्तों, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना ये सही है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना ये गलत हो जाएगा आपका। देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना ये भी सही है और पहला आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बी ऑप्शन है जैव विविधता की हानि, सी ऑप्शन है नगरीकरण और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन। तो निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों, नगरीकरण जो है वो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण कह रहा है कि आप पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बस समझ पे दोस्तों, कथन क्या कह रहा है कि वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है और कारण कह रहा है कि यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है किंतु कारण गलत है और कथन गलत है किंतु कारण सही है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों, वन एक नवीकरणीय संसाधन है। पहली बात तो आपको इस लाइन से ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। बस समझे दोस्तों। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, निश्चित रूप से बात सही है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और शोषण ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो कथन है वो कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है ना, जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
और दोस्तों एक बात बताइए, वन नवीकरणीय संसाधन भी है, जब वन लगेंगे तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी पर्यावरण की, तो हिसाब से आपका पहला आंसर होना चाहिए ना क्या दोस्तों, क्या होना चाहिए, पहला आंसर होना चाहिए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। और इसका जो आंसर था वो क्या था, नगरीकरण। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम, यानी कथन क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। दोस्तों तो आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। तो दोस्तों एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है कथन। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर नगण्य प्रयोग ही होता है। इस हिसाब से क्या होगा, आपका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों या वनों से ढकना है। तो पहले दोस्तों पहला तो कथन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा आपका सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, तो केवल दूसरा बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि 2004 के सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मतलब मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों। आपके ऑप्शन है, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं और ना ही जाते हैं। बी ऑप्शन है, ग्रहण नहीं प्यारे दोस्तों, गरान होगा ये भी। गरान के वृक्ष घने वितान लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है, या किस प्रकार कार्य करते हैं ना। तो दोस्तों 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि जो मैंग्रोव वन हैं वो तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जो कार्य करते हैं वो है, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से उखड़ते नहीं हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि उड़ीसा स्टेट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। दूसरा, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात और प्रवण क्षेत्र, दोस्तों यहाँ पे तट होगा। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव निर्वनीकरण हुआ है। तो नीचे कूट से सहायता से आपको इसका उत्तर चुनना है। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, ये आपका कारण है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है उग्रवाद, बी ऑप्शन है शहरीकरण, सी ऑप्शन है झूम खेती, और डी ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों नागालैंड के पर्वत जो बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ की स्थानीय जातियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर किए जाने वाली झूम की कृषि है। झूम की कृषि कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राज्यों में से आपको बताना है किसके पास अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है। यानी इन चारों राज्यों में से किसके पास, यानी किसके द्वारा भी आप कह सकते हैं, अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा, किसके पास अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है नैनीताल, सी ऑप्शन है सोलन और डी ऑप्शन है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। तो वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जिले में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, तो इसमें ऑप्शन आपका उत्तराखंड भी आ सकता है, पर देहरादून उसमें नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? आपका पहला ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है ज्वाइंट पांडा, सी ऑप्शन है हार्नबिल और डी ऑप्शन है सफ़ेद पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर होता है? आपको इसका उत्तर देना है। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा को अपनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1961 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसका प्रतीक जानवर क्या है? ज्वाइंट पांडा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दूसरा है दुर्लभ वन जंतुओं के वध स्थल में प्रजनन के लिए, बस मैं दोस्तों, तीसरा है विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, डी ऑप्शन है वन जंतुओं में गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। पगमार तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों पगमार तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझिए दोस्तों, पगमार तकनीक का प्रयोग जो है जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है पहले ए ऑप्शन है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, बी ऑप्शन है वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, सी ऑप्शन है वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य और डी ऑप्शन है उद्यानों का सौंदर्यीकरण। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? मैं दोस्तों आपको बता दूं, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? आपको इसको उत्तर देना है। गिद्ध, टाइगर, तोते, हाथी किसका संरक्षण करना है? आपको इसका उत्तर देना है। सेव का जो उद्देश्य है वो किसका संरक्षण करना है? गिद्ध का, टाइगर का, तोते का या फिर हाथी का? तो दोस्तों सेव नामक एक जो नया संगठन प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, बी ऑप्शन है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, सी ऑप्शन है वन जीव संरक्षकों को और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो दोस्तों राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को यानी उपरोक्त सभी को। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? पहला ऑप्शन है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, बी ऑप्शन है मध्य पैमाने वाले छायाचित्र, सी ऑप्शन है दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र और डी ऑप्शन है अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं वो क्या है? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, क्योंकि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? बस समझ पाए दोस्तों। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने एवं उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? पहला ऑप्शन है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में और डी ऑप्शन है वन्य जीव अभयारण्यों में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यानों में अनुमति नहीं है। बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 मौसम का बाग स्थित है? पहला ऑप्शन है डल झील के समीप, बी ऑप्शन है महरौली के समीप और सी ऑप्शन है सांत घाटी के समीप और डी ऑप्शन है ऊटी के समीप। 5 मौसमों का बाग स्थित है, आपको इसका उत्तर देना है। दोस्तों 5 मौसमों का जो बाग स्थित है वो महरौली के समीप स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ में स्थापित किया गया था। ठीक है, 5 मौसमों का जो बाग है वो स्थापित किया गया था 2003 में और 20 एकड़ में है दोस्तों, याद रखिएगा 20 एकड़ में। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विज्ञान से परिभाषित है। बी है आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा है वन प्राणी अभयारण्य में सीमित जीव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। आपका पहला ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास। दोस्तों इसमें से आपका पहला कथन सही है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विज्ञान से परिभाषित होती है। उसके बाद दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा वन प्राणी अभयारण्य में सीमित जीव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो पहला तीसरा सही है, ये ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? एक सींग वाला जो गैंडा है वो किन प्रदेशों में पाया जाता है? सभी प्रश्न आ सकता है। आपका ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं असम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश एवं असम, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। एक सींग वाला जो गैंडा है वो निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो
एक सींग वाला गैंडा जो है वो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, गैंडे को पुनर्वासित करने के कारण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडों को पुनर्वासित करने का जो कारण है ना, या कार्य आप समझ लीजिए, करने का जो कार्य है वो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गैंडों को पुनर्वासित करने का जो कार्य है वह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? इसके दर पे कार्य होगा प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? कार्य होगा। यहाँ पे कार्य होगा। तो गैंडों को पुनर्वासित करने का जो कार्य है वो जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब को सेशन पसंद आएगा। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ 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 आपसे बड़ी गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें प्यारे दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया जाता है ताकि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे इसी चैनल पर प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।